So hello everyone and welcome to Ved Prep Biology Academy. So hopefully all of you are doing good. So मैं हूँ आपकी एजुकेटर निकिता मैम. तो अभी तक वाले पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी जो कर लिया है वो है आपके साथ माइक्रोबायोलॉजी को डील, कि किस तरीके से आपका कंटेंट था, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी थी. उसी के अलावा अगर आप कंटेंट से आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो चीज़ जिन चीज़ों पे फोकस करना है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस. चाहे वो NAT हो, चाहे MCQ हो, चाहे MSQ क्यों ना हो. आप सोचते हैं कि ठीक है हमने इस तरीके के सेम क्वेश्चन कुछ कर लिए, वो ठीक है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको एक आइडिया देते हैं, एक पिक्चर देते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है, और तैयारी हो रही है तो क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं, वो चीज़ का आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं. तो हमारे पास जो आज का हमारा पार्ट है जिसे हमें आज डील करना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव योर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, मतलब हिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे. उसके अलावा हम यहाँ पर बैक्टीरिया की जो टेक्सोनोमी है वो वाला पार्ट करेंगे. वैसे ही बैक्टीरियल डिजीज वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत हम वहाँ पर वो करने की कोशिश करेंगे. मतलब अगर हमारा ये होता है तो हम ये कुछ कंटेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपके आए हुए हैं फ्रॉम द ईयर, कहाँ से कहाँ तक बेटा, हम यहाँ पर ईयर ले रहे हैं 2011 से 2025 तक. अभी तक के ईयर में इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आए होंगे, चाहे वो MSQ हो, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो NAT हो, वो हम यहाँ पे से सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से भी कर रहे हैं बेटा तो ये ईयर्स आपको करने ही करने चाहिए. और यहाँ पर आपको सब चीज़ों का एक पैटर्न जो है वो लेकर समझना है कि भाई MCQ आते हैं वो कैसे आते हैं, MSQ आते हैं वो कैसे आते हैं, और NAT समझते कैसे हैं मैम, समझते कैसे हैं. आधे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हम लोग कंटेंट को जो समझ रहे हैं वो किस प्रकार से समझते हैं. देखो, समझने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है. समझने के लिए बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम MCQ देख रहे हैं तो MCQ में रॉबर्ट कोच का नाम यार बहुत बार आया है. दैट मीन्स रॉबर्ट कोच एक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में कम से कम 2011 से 2025 तक 4 से 5 बार पूछा गया है. वो 4 से 5 बार भी दैट मीन्स ये डिफाइन कर रहा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट पर्सन है जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है. क्लियर. वैसे ही NAT की बात करें, अरे इससे तो यहाँ पर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ कर्व है ना उस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं. दैट इज NT इज इक्वल्स टू N नॉट डॉट टू द पावर N. तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तो बड़ा फेमस है, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है. दैट मीन्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको. ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसी को कहते हैं. ठीक है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर एनालिसिस. तो होपफुली जो हम करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं. तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, हर कंटेंट को करेंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे. बट उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर आपको अपनी तरफ से भी हम तो बताएंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी हाँ भाई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये तरीके का पैटर्न है, समझना होगा. चलिए भाई एक एक करके शुरू करते हैं. ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे हम अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स. हिस्टोरिकली जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद कंट्रीब्यूशन ऑफ द लुइस पास्चर. तो लुइस पास्चर हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है. इन्होंने पूछा है इन चारों स्टेटमेंट में से वो कौन सा ऐसा चीज है जो जुड़ा हुआ नहीं है उनकी कंट्रीब्यूशन से, मतलब वो इनकी डिस्कवरी कह सकते हो नहीं है. जैसे लुइस पास्चर की बात करें तो लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था, फर्मेंटेशन के बारे में बताया था. डन. दूसरा इसने किस बारे में बताया है, लुइस पास्चर ने हमें फर्मेंटेशन के बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया था. स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने क्या किया है बेटा, डिस्प्रूव किया था कि मैं नहीं मानता आपकी इस थ्योरी को. उसके अलावा इन्होंने पास्चुराइजेशन के बारे में बताया था, जो एक स्टरलाइजेशन टेक्निक है, इन्होंने अपने नाम से ही रखी थी पास्चुराइजेशन टेक्निक. बॉइलिंग करते हैं थोड़ा सा हाई टेम्परेचर वाला. उसके अलावा
लुईस पास्चर ने यहाँ पर वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप करी थी, जैसे न्यूमोनिक था कार, कोरेला, एंथ्रेक्स और रेबीज के लिए इन्होंने बनाई थी। उसके अलावा इनके और क्या फंक्शन जो डिस्कवरी थी, दैट इज इन्होंने कभी प्योर कल्चर नहीं देखा था, इन्होंने लिक्विड कल्चर के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह कराई थी। तो इन्होंने लिक्विड कल्चर, लिक्विड मीडिया को यूज किया था, नॉट प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मतलब है जो कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में है, जो आपने आसपास अभी के टाइम पे आप लोग देखते हो। फर्स्ट वन, इन्होंने बताया था एंथ्रेक्स को, एंथ्रेक्स बैसिलस कॉज करता है, ओके। सेकेंड, बैक्टीरिया कॉजिंग द फूड स्पॉइलेज कम फ्रॉम द एयर, जो बैक्टीरिया फूड को स्पॉइल करते हैं वो एयर से आते हैं, ये इन्होंने बताया। थर्ड, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड इन द प्योर कल्चर, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने प्योर कल्चर की तो स्टडी करी ही नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं था, तो ये इसके बारे में बोल ही कैसे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बैक्टीरिया कॉज द वाइन डिजीज, तो ये वाइन डिजीज बेसिकली थोड़ा फर्मेंटेशन को लेकर ही बोल रहे हैं। ऊपर से एंथ्रेक्स वाला उन्होंने वैक्सीन बनाई है, तो ऑफ कोर्स उसकी स्टडी भी करी होगी। और ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट है कि फूड स्पॉइलेज जो होता है वो एयरबोर्न, जो हमारे, क्योंकि एयर से आ रहे हैं ना फूड की तरफ बैक्टीरिया, लेकिन प्योर कल्चर के बारे में इन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि इन्हें पता भी नहीं था ऐसा कुछ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर आपको मैचिंग आई है, कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछे गए हैं और एक तरफ आपके व्यक्ति साइंटिस्ट के नाम लिखे गए हैं, जैसे क्या क्या है, जोसेफ लिस्टर, ओके, जॉन नीडम है, लेजेरो स्पेलिंजेनी है और द एली मैटकिनिकॉफ है। देखो इसमें से अगर मैं देखूं, मैटकिनिकॉफ पे 2 से 3 बार या उससे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं। जोसेफ लिस्टर, ये दोनों नाम, हालांकि चारों नाम हम लोगों ने मिलके पढ़े हुए हैं, लेकिन ये 2 नाम स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी के हैं, और जो 2 नाम है जॉन नीडम, लेजेरो स्पेलिंजेनी, ये आप इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन में आप स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी एंड क्या होती है वो थ्योरी, किसने डिस्प्रूव करी, किसने उसको फॉलो किया था, ये सारी चीज आप थोड़ी इवोल्यूशन में भी जान लेते हैं। चलो देखो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले 2 स्टेटमेंट आ गए, एक ने प्रूव किया था स्पॉन्टेनियस को, एक ने डिसप्रूव किया था कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, वो सेकंड पॉइंट है। और इनके लिए रोल किसका है बेटा, पी का है और एस का है, मतलब 2 और 3 के साथ या तो पी जाएगा या एस जाएगा, उसके सॉरी क्यू जाएगा या एस जाएगा, पी और ई का, आर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो पी और आर का, क्यू और एस हमारा 2 और 3 के साथ होना चाहिए, Q और S 2 और 3 के साथ होना चाहिए। यहाँ ये तो 3 के साथ है, लेकिन ये तो नहीं है ना 2 के साथ, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही हट गए, क्योंकि देखो इन दोनों ने ही आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बातें करी, और वो इन दोनों के ही काम है, या तो जोसेफ लिस्टर या तो जॉन नीडम या लेजेरो स्पेलिंजेनी। इसमें देखो Q के साथ और S के साथ थोड़ी सी चीजें फिर भी आ रही हैं, इनको हम लेकर चलते हैं। जोसेफ लिस्टर क्या कर रहा था, जोसेफ लिस्टर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें बताया था अबाउट द कीमोथेरेपी, नहीं बट बोलेंगे डिसइंफेक्टेंट, कि भाई जब हम भी कोई भी सर्जरी कर रहे हैं ना, तो वी मस्ट यूज समथिंग जिससे हमारे जो स्टरलाइजेशन टेक्निक, मतलब हमारे जो इक्विपमेंट है, हमें उन्हें स्टरलाइज करना चाहिए यूजिंग इथेनॉल। तो इन्होंने सबसे पहले फिनोलिक कंपाउंड का यूज किया था, जिसका नाम इन्होंने कार्बोलिक एसिड रखा था, एज अ डिसइंफेक्टेंट इन्होंने यूज किया था, कि भाई नहीं, साफ सफाई होनी चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन और फैलेगा। तो वो काम किसका था बेटा, जोसेफ लिस्टर का था। पी के साथ 5, पी के साथ 3, मैंने क्या कहा, ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो कहां से हमने इतने हिसाब से निकाल लिया ना। उसके अलावा मैटकिनिकॉफ का नाम फेमस होता है फॉर द फेगोसाइटोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए ही। ये जो एली मैटकिनिकॉफ थे, इन्होंने आपका क्या किया था बेटा, जो फेगोसाइटोसिस किस प्रकार से होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफाजेस फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, डेंड्राइटिक सेल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इससे हेल्प मिलेगी, वो सारी चीज इन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर आर के साथ 1 जाएगा, जो इन दोनों ही ऑप्शन में है, तो उससे हम आंसर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यस, इससे हमने जरूर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोलाई इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इकोलाई के लिए आपको सही नहीं लग रही है, नहीं लगने पे पूछा जा रहा है। एक बार रीड कर रहे स्टेटमेंट, फटाफट से रीड करिए, जल्दी से देखिए और इसको बताइए।
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ई कोलाई इज नॉट ट्रू? ई कोलाई से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट वन कह रहा है ई कोलाई सबसे पहली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था, और ये किसने आइडेंटिफाई किया? रॉबर्ट कोच ने। नहीं भाई, रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट ने यस बैक्टीरिया के बारे में बताया, बट ई कोलाई के बारे में उसने ये नहीं कहा कि वो फर्स्ट हमारा डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या समथिंग, कुछ ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पर नहीं दी थी। उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया भी था, तो उन्होंने यहाँ पर जैसे बेसिलस, माइकोबैक्टीरियम, कुछ इनके बारे में बताया था, नॉट अबाउट ई कोलाई। तो सबसे पहली स्टेटमेंट ही इज नॉट ट्रू, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। ई कोलाई इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल माइक्रोबायोटा ऑफ द ह्यूमंस। ये हमारे नॉर्मल माइक्रोबायोटा का पार्ट है, मतलब जो भी हमारे अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका पार्ट है, बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे अंदर रहते भी, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं और गुड होते हैं हमारे लिए, बट नॉट ऑल। इसके कुछ स्ट्रेन गुड हैं तो कुछ बैड भी हैं, जो हमारे अंदर यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। सर्टेन ई कोलाई स्ट्रेन्स कैन कॉज द ब्लडी डायरिया, इवन ये देखो डायरिया भी कॉज कर रहे हैं। बेनिफिशियल भी होते हैं, यस, तो काम के भी हैं तो नुकसानदायक भी हैं, बट ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ इनकरेक्ट कि इन्होंने उसके बारे में कुछ भी बताया। चलिए अगेन मैचिंग आ रही है, देखो साइंटिस्ट के नाम, सबसे पहला है रॉबर्ट हुक। आई थिंक रॉबर्ट हुक तो वो है जिसे हम बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं, इवन जब हम बायोलॉजी और ये सब पढ़ते हैं तो रॉबर्ट हुक का नाम आता है। पॉल एरलिख का नाम यहाँ पर कुछ नया है, इसे हम याद रखेंगे। एवी ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, ये भी हमारा स्कूल टाइम से हम पढ़ते आए हैं, तो ये थोड़े हमारे टर्म्स ईजी हैं। सेर्गी विनोग्रेड्स्की, ये भी हमारा एक मतलब चारों कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका फंक्शन हमें पता होना चाहिए इफ़ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर योर माइक्रोबायोलॉजी। मतलब अगर हम माइक्रोबायोलॉजी के किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये चीज़ पता तो होनी ही चाहिए। रॉबर्ट हुक, इन्होंने प्रूव किया, पहले पढ़ना शुरू करते हैं। प्रूव दैट माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज, इन्होंने प्रूव किया था कि माइक्रोब्स ही जाके डिजीज कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल, ये इन चारों में से कोई एक ऐसा है जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने सबसे पहले एक मूविंग सेल को, एक जिंदा सेल को देखा है, मरे हुए सेल को देखा है, किसको देखा ये नहीं बताया, बट सेल देखा है। ओके, अगला, फर्स्ट टू ऑब्जर्व द बैक्टीरिया, इन चारों में से किसी ने सबसे पहले बैक्टीरिया मतलब एक लिविंग सेल को देखा था। नेक्स्ट, यूज्ड द फर्स्ट सिंथेटिक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, सबसे पहले किसी ने कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट मतलब कीमोथेरेपी वाले कोई भी सब्सटेंस को यूज किया। जिसने सबसे पहले कीमोथेरेपी करी उसे हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं, और वो हमारे पास एक ही है जिसका नाम है पॉल एरलिख। पॉल एरलिख, इन्होंने इसके साथ साथ एसिड फास्ट स्टेनिंग को भी डिस्कवर किया था। तो इन्होंने और क्या दिया बेटा, एसिड फास्ट स्टेनिंग डिस्कवर करी थी। ठीक है, वो भी याद रखना। तो यहाँ पर क्यू के साथ क्या आ रहा है, 4, इसने नहीं, इसमें नहीं, इसके अलावा क्यू के साथ 3 इसने दिया है और 4 एक ही ऑप्शन ने दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स क्यू के साथ 4 सही लगाया है हमने। अगला, लिंक करता है स्पेसिफिक बैक्टीरिया को बायोजियोग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यस, देखो बायोजियोग्राफी, इकोलॉजी, कुछ लैंड, कुछ इस प्रकार के जहां पर भी टर्म आते हैं तो समझ जाना हमें यहाँ पर विनोग्रेड्स्की की बात हो रही है, क्योंकि ये वो थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में बताया, लेकिन उस बैक्टीरिया का रोल या उस बैक्टीरिया का किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है हमारी बायोजियोग्राफी में, उससे रिलेटेड उन्होंने अपनी टर्म्स जो है समझाई थी। तो एस के साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो इसने दिया भी है। वेरी गुड। अच्छा, अगर अब हम बचे रॉबर्ट हुक और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसमें से एवी ल्यूवेनहॉक ने अपना माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सबसे पहले बनाया, और उसे बनाने के बाद उसके अंदर वो सेल को नोटिस करना चाहते थे। ठीक है, सेल देखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्हें पता चल गया था कि रॉबर्ट हुक ने एक सेल देखा है, कॉर्क का सेल देखा था, और जो कॉर्क का सेल था वो इस तरीके से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिला था। इस तरीके से सेल दिख रहे थे, ना उसके अंदर कुछ ना बाहर, मतलब एक वो डेड सेल्स थे बोल सकते हैं, बट एक सेल था, उन्होंने वो देखा। दैट मीन्स रॉबर्ट हुक वो थे जिन्होंने सेल देखा है सबसे पहले। फिर एंटनी वॉन ने क्या किया, एंटनी वॉन कहते हैं देखो इससे थोड़ा सा तो ज्यादा करना चाहिए ना, उसने तो ऐसा सेल देखा, ठीक है वो तो मैं भी देख सकता हूँ, मुझे भी दिख जाएगा, लेकिन कुछ अलग करना चाहिए। चलो मैं ऐसा करता हूँ, सीवेज जो पानी है, नाली का जो पानी है, उसको थोड़ा सा उन्होंने ड्रॉपलेट्स ली, अपनी स्लाइड पे रखी, और माइक्रोस्कोप से जब वो देखने लगे तो उसमें वो चीजें मूव करती हुई दिखाई दी। इन्होंने कुछ ये तो मूव कर रहे हैं, ये मूविंग सब्सटेंस है सबसे पहले, मतलब ये एक वो सेल है
जो लिविंग है, और इन्होंने ये नहीं पता था कि वो क्या है, वो बैक्टीरिया है, वो प्रोटिस्टा है, कुछ नहीं पता था, बट इन्होंने उसका नाम एनिमक्यूल रखा था। एनिमक्यूल इसलिए रखा क्योंकि एज वी एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो भी जैसे आपका जो इन्होंने देख रहे हैं वो भी मूव कर रहा है ना इधर उधर से उधर, तो दैट मीन्स वो भी एनिमल के जैसा कुछ है, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा इन्होंने, एनिमक्यूल। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, एनिमक्यूल्स का इतने नाम दिया। दैट मीन्स जो एवी ल्यूवेनहॉक ने देखा था वो उन्होंने एक बैक्टीरिया जैसे फीचर को देखा था, इसीलिए आर के साथ 3 जा रहा है और पी के साथ क्या जा रहा है बेटा, 2 जा रहा है। क्लियर हो गई इतनी चीज? चलिए, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय, जो किस तरीके से इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन हमें कैसे मिलती है, हम किसी भी बीमारी से इम्यूनाइज कैसे होते हैं, उसके लिए वैक्सीन लेकर होते हैं, उसके बिना तो नहीं हो सकते भाई, वैक्सीन नहीं आएगी तो कैसे इम्यूनाइज होंगे, सही बात है। तो हम यहाँ पर इम्यूनाइज कैसे होते हैं बेटा, वैक्सीन लेकर होते हैं। तो वैक्सीन की बात करें तो सबसे पहले हमें वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने दी थी, एली मैटकिनी-कॉफ ने दी थी, रॉबर्ट कोच ने। तो रॉबर्ट कोच ने अपने कुछ कोच पोस्टुलेट्स हालांकि बताए थे, कुछ वैक्सीन्स भी दी थी, सबने दी है वैक्सीन तो हल्की फुल्की बी को छोड़ के, लेकिन इम्यूनाइजेशन कि हम इम्यूनाइज कैसे होते हैं, हमें हम बच कैसे सकते हैं, इसके बारे में हमें ना रॉबर्ट कोच ने बताया ना मैटकिनी-कॉफ ने, क्योंकि उसने तो फैगोसाइटोसिस बताया था। एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने यहाँ पर किसके बारे में बताया था बेटा, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, सोचे एक बार। एडवर्ड जेनर ने हालांकि अपना कंट्रीब्यूशन वैक्सीन में सबसे पहले दे रखा है, बट फिर भी एक बार सोचो और आंसर दो। तो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय योर लुइस पास्चर, ठीक है, लुइस पास्चर ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। हालांकि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को दिया था, लेकिन उसके प्रोसेस को समझाने वाला काम जो थोड़ा बहुत किया था वो लुइस पास्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो इसकी जो आपकी आंसर की आई थी उसमें भी आंसर क्या है बेटा, सी है इसका। नेक्स्ट, चलिए इनको एक बार मैचिंग करिए फटाफट से देखकर। चलिए मैच करो साइंटिस्ट इन कॉलम 1 विद
terms related to their major scientific contribution in column number 2। तो यहाँ पर देखो सेंगर्स जो अब देखो यहीं पे बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, सोचते हैं यार ये चीज़ तो पढ़ाई नहीं गई है। लेकिन अगर आप सेंगर्स का नाम सुने या फिर वॉटसन एंड क्रिक का नाम सुने, सेंगर का नाम आप कहाँ सुनते हो बेटा? टेक्निक्स में, है ना, टेक्निक्स या मेथड इन बायोलॉजी जब आप पढ़ते हो तब सुनते हो। वॉटसन एंड क्रिक आप मोलिकुलर बायोलॉजी में सुनते हो, लेकिन है तो थोड़े साइंटिस्ट के नाम ना, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से यूज कर दिए जाते हैं। तो इसमें से किसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या स्ट्रिप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है उसके बारे में, या इम्यून टॉलरेंस के बारे में बताया, या डीएनए सीक्वेंसिंग? यस वी नो सेंगर्स मेथड इज अ डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड। तो सेंगर का नाम डीएनए सीक्वेंसिंग के साथ मैच कर देते हैं। तो पी का 2 के साथ हो सकता है, जो इन दोनों ने ही नहीं दिया। पी का 2 के साथ इन दोनों ने दिया है, और आर के साथ 4 भी दिया है। तो आर के साथ 4 मतलब वॉक्समैन थे जिन्होंने स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के बारे में बताया था। और ये चीज आप अपने नोट्स में ऐड भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। देखो जो चीज आपको नहीं मिले, लगे कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था या पता ही नहीं था, तो ये ऐड करो, ठीक है। तो ये चीज आप ऐड भी कर सकते हो साथ साथ। उसके अलावा वॉटसन एंड क्रिक जो थे उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया था। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो किसने बताया? इसने बताया। मतलब क्यू के साथ 1, क्यू के साथ 1 इस ऑप्शन में है, बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। पी के साथ 2 पता था, मतलब एस के साथ 3 जा रहा है। तो जो बॉर्डेड साइंटिस्ट थे इन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बताया। आप इसे भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो बॉर्डेड थे जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन? किसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है? रॉबर्ट कोच का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इन चारों में से कौन सी चीज है जो रॉबर्ट कोच ने कभी नहीं बताई थी? देखो रॉबर्ट कोच की डिस्कवरीज या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो रॉबर्ट कोच ने यहाँ पे जो बताया था, सबसे पहले तो अपने कुछ कोच के पोस्टुलेट्स दिए थे, पोस्टुलेट्स दिए थे कोच के। कोच पोस्टुलेट्स क्या हुए? जिसमें देखो अगर हम नॉर्मली सुने तो हमें पता है कि कोई भी बीमारी एक रिस्पेक्टिव तरीके का जो पैथोजन है वही कॉज करता है। लाइक मेरे अंदर अगर साल्मोनेला टाइफी आया और उसने मुझे टाइफॉइड कॉज किया है, तो वो साल्मोनेला टाइफी अगर आपके अंदर जाएगा तो आपको भी टाइफॉइड ही कॉज करेगा। आपके अंदर जाके वो वहां पे कोई और बीमारी कॉज थोड़ी करने वाला है। इससे हमें क्या पता चला? सबका अपना कोई रिस्पेक्टिव काम है, मतलब हर कोई एक पॉजिटिव जो भी एजेंट होता है वो अपनी सेम स्पेसिफिक बीमारी को कॉज करता है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो, ठीक है। इस चीज को इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में प्रूव किया था। सुन के ईजी लगा, लेकिन उस टाइम पे ये चीजें थोड़ी सी ऐसी थी जिस पे डिबेट्स चलती थी, तो इन्होंने उसको प्रूव किया था। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज के बारे में बताया था, जैसे हमारे एंथ्रेक्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताई थी इन्होंने। उसके अलावा जो हमारा टीबी कॉजिंग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके बारे में बताया था। उसके अलावा जो इन्होंने अपने नाम से ही रखा था उसका नाम कॉलेरा, ठीक है। तो कॉलेरा जो है उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी थी, लेकिन इन्होंने लेप्रोसी के बारे में नहीं बताया था। लेप्रोसी पढ़ी थी बट उसके पॉजिटिव एजेंट और ये सब के बारे में इनका कोई डिस्कवरी नहीं थी। तो इन्होंने हमसे ये पूछा, नॉट अ कॉन्ट्रीब्यूशन। एंथ्रेक्स का बताया है, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा भी बताया, बट इन्होंने ये नहीं बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, मैच करो साइंटिस्ट को विद देयर मेजर कंट्रीब्यूटिंग एरियाज, कि कहां पर उनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है या फिर किस तरीके से इन्होंने वर्क किया है। जैसे सबसे पहले बात करें, वी हैव अगेन एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, अगेन लुइस पास्चर। तो देख रहे हो नाम रिपीट होने लग गए हैं, तो इस तरीके से रिपीट होंगे भी। अगला है कार्ल्स लीनियस, लीनियस जो साइंटिस्ट है भाई ये सब हम पढ़ चुके हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी एक नया नाम आया, तो 2 अलग है। बाकी वी नो एनिमल्क्यूल्स किसने डिस्कवर किया है, या फिर इसमें देखें तो माइक्रोस्कोपी नाम आया, वैक्सीनेशन आया, एंटी माइक्रोबियल और टेक्सोनोमी। अगर मैं एवी ल्यूवेन की बात करूं, एवी ल्यूवेनहॉक ने एनिमल्क्यूल्स दिया, सेल देखा, लिविंग सेल देखा किसमें? माइक्रोस्कोप में। और माइक्रोस्कोप इसने खुद बनाया था, मैंने आपको समझाई थी पीछे बात। दैट मीन्स इस कंडीशन में बात करें तो एवी ल्यूवेनहॉक का नाम किसके साथ मैच करेगा बेटा? माइक्रोस्कोपी के साथ। दैट इज पी के साथ क्या जाएगा? 4 जाएगा, जो इसने तो दिया है, इसने नहीं दिया और इसने भी नहीं दिया, ठीक है। उसके अलावा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें, जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे हमारे बेसिकली, उन्होंने यहाँ पर पेनिसिलिन के बारे में बताया था और लाइजोजाइम्स के बारे में बताया था।
पेनिसिलिन हो, लाइसोजाइम्स हो, ये दोनों के दोनों मतलब बेसिकली अगर पेनिसिलिन की बात करें तो वो आपके एंटीबायोटिक का काम करता है, बैक्टीरियल सेल्स को किल करने का काम करता है, उनकी सेल वॉल डिस्टर्ब करके, जिससे मेरे सेल्स क्या हो रहे हैं बेटा, मर जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएंगे, यही तो बात है उनकी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने इस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी थी, हमें उसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर टेक्सोनोमी बताई क्या, नहीं। वैक्सीनेशन नहीं। एंटी माइक्रोबियल यस बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आर के साथ 2 जाएगा। इसने तो नहीं दिया आर के साथ 2, इसने दिया है क्या, यस, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यू के साथ 1, कार्ल्स लिनियस, इन्होंने यहाँ पर बाइनोमियल जो टेक्सोनोमी है उसके बारे में डिस्कवरी करी थी। उसके अलावा लुइस पास्चर ने वैक्सीन, जैसे मैंने कहा 3 वैक्सीन दी थी इन्होंने, लगभग कार, ठीक है, तो जैसे कॉलेरा, एंथ्रेक्स, रेबीज, तो इस चीजों के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया था। चलिए, माइक्रोब्स मेक्स अप अबाउट -% ऑफ अर्थ लिविंग मटेरियल बाय वेट, कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंसिडरेशन में लूँ तो पूरी अर्थ पे जो लिविंग मटेरियल है उसका कितना वेट सिर्फ माइक्रोब्स उठा ले जाते हैं। तो क्योंकि वो छोटे हैं लेकिन अमाउंट ज्यादा है, चींटियां छोटी हैं लेकिन छोटी होके वो इतनी ज्यादा भी तो है, इतनी पॉपुलेशन एक जगह ऐसे रह भी तो रही है, तो दैट मीन्स उनके नंबर्स तो ज्यादा है ना। तो इस हिसाब से माइक्रोब्स का भी साइज छोटा है लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन देखे दे आर 2/3 ऑफ द होल अर्थ्स लिविंग मटेरियल। पूरे अर्थ पे जो लिविंग मटेरियल है उसका 2/3 अकेला माइक्रोब्स ले जाता है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ माइक्रोबियल प्योर कल्चर के बारे में किसने बताया था। वी नो लुइस पास्चर, तो इससे दूर थे क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस पे आया था, तो लुइस पास्चर सबसे पहले हटा देते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने यहाँ पर एक सेल देखा था, वो भी बिना जिंदा वाला, मतलब एक डेड सेल था, नॉर्मल सेल था, तो इन्होंने सेल देखा था, इनका कंट्रीब्यूशन कहीं से भी प्योर कल्चर के लिए नहीं आया था। एडवर्ड जिनर की बात करें, इन्होंने वैक्सीनेशन को थोड़ा सा ज्यादा दिया है, यस, लेकिन बचे क्या बेटा, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच की बात करें, इन्होंने सॉलिडिफाइंग एजेंट का यूज किया था, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जिलेटिन का यूज किया था, लेकिन जिलेटिन का ड्रॉबैक ये था कि ये मेल्ट कर रहा था रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर रहा है लेकिन सॉलिड रहता है 25 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब अच्छा खासा सॉलिड भी रहता है। फिर इन्हीं के एक लैब में काम करने वाले बंदे थे रॉबर्ट कोच के साथ, उनकी वाइफ थी, उनकी वाइफ कहती देखो मैं जब यहाँ पर कुकीज बनाती हूँ ना, मैं उसमें आगार यूज करती हूँ, एंड दिस आगार मेक द कुकीज सॉलिड, ये उसी को सॉलिडिफाई करने में मदद करते हैं, और ये जो है आपका ये मेल्ट भी नहीं होता है, ये डिड नॉट मेल्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 तक भी ये मेल्ट नहीं होगा, तो तुम्हारा फायदा होगा। उसका नाम क्या था बेटा, साइंटिस्ट का हेस करके कुछ नाम था, उनका सरनेम हेस करके था, तो उन्होंने रॉबर्ट कोच की मदद करी थी। तो लेकिन प्योर कल्चर और उसके बारे में अगर इन चारों ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर डी मेन था, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन को।
चलो, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व द सेवरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अंडर हिज हैंडमेड माइक्रोस्कोप। तो हैंडमेड माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जर्व सेवरल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। उसने उसका नाम क्या रखा था भाई, एनिमैक्यूल्स। मैंने बताया था उसने उसका नाम एनिमैक्यूल्स रखा था। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस डन हुए हैं ये आए थे आपके 2011 से 2025 तक आपके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हिस्टोरिकली जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं अब तक के वो हमने यहाँ पर देख लिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो है माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अंदर आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जो टेक्सोनॉमी, सबसे पहले लिखा है माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया की जो टेक्सोनॉमी है जिसके अंदर आपको जीनस, स्पीशीज, इन सब का एक जो ऑर्डर है वो पता होना चाहिए, डोमेन्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा डाइवर्सिटी जब भी वर्ड आता है, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी मतलब एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं जिसमें पोरीफेरा और ये सब पढ़ते हैं हम लोग, है ना। वैसे ही प्लांट की डाइवर्सिटी होती है जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। अब यहाँ पर माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी मतलब यहाँ पर भी उनके कुछ एग्जाम्पल्स, उनके कुछ जीनस, उनके कुछ मेंबर्स, उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैच करो जेनेराज मतलब जीनस नंबर 1 में है विद दोज मतलब यहाँ पर आपको 2 के साथ मैच करना है कि भाई ये जो मेंबर्स हैं ये उनमें से किसके साथ जा रहे हैं। जैसे सार्कीना, सार्कीना पता है ना आपको, सार्कीना क्या होता है, एक तरीके का कैरेक्टर जिसके अंदर आपके 4 ऐसे और 4 इसके पीछे की तरफ सेल्स मतलब लगभग 8 सेल्स इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, उसकी शेप को हम सार्कीना कहते हैं। इन चारों में से कौन है जो सार्कीना जैसे स्ट्रक्चर्स को बना सकता है। वैसे ही एजोटोबैक्टर यहाँ पर किसके साथ जा रहा है, हाइपोमाइकोब्रियम या फिर क्लोस्ट्रीडियम। तो ये यहाँ पर आपको इनकी मैचिंग करनी है इनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। बताइए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपका बेसिलस है वो किसके साथ जाता है बेटा, क्लोस्ट्रीडियम के साथ जाता है उनके कैरेक्टर के हिसाब से। तो पी के साथ 4 होना चाहिए, जो ना इस ऑप्शन ने दिया है ना इस ऑप्शन ने दिया है, वो इन दोनों ने ही दिया है। उसके अलावा इन दोनों में ही देखो क्यू के साथ 1 भी गया हुआ है, दैट इज क्यू के साथ 1। सार्कीना कौन बना रहा है, निजेरिया वाला बना रहा है। राइजोबियम जो है वो एजोटोबैक्टर के साथ मैच करेगा या फिर कोलोबैक्टर जो है वो हाइपोमाइक्रोबियम के साथ जो है वो जाकर बाइंड करेगा। इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो राइजोबियम है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और जो एजोटोबैक्टर्स हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। दैट मीन्स इन दोनों के कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, इन दोनों बंदों के कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं।
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा। हम यहाँ पर कह रहे हैं इनके जो सेम जेनेरा है मैच करो प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको जेनेराज आपस में मैचिंग करने हैं। जैसे निजेरिया जो है वो सार्कीना फॉर्मेशन करती है, उसके साथ साथ जो राइजोबियम है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज आर के साथ 2 जो इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन यहाँ आंसर हो जाएगा और बी नहीं होगा। ओके, नाउ बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमिक बैक्टीरियोलॉजी ग्रुप बैक्टीरिया इनटू द स्पीशीज अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब जो बर्गीज साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना जो मैनुअल बनाया था जिसे हम बर्गीज मैनुअल कहते हैं, जिसमें उन्होंने मतलब अपना जो बैक्टीरियोलॉजी है पूरा बैक्टीरिया के बारे में बताया था, उसने यहाँ पर बैक्टीरिया को ग्रुप्स में कन्वर्ट किया था, बैक्टीरियल के ग्रुप्स को स्पीशीज में जैसे अलग अलग स्पीशीज बनाई थी, किस बेसिस पर उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की, भाई ये स्पीशीज जो है इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कुछ एक जैसी हैं इसलिए इन्हें एक ग्रुप में डाल दो, या फिर उनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज की, ये जो बैक्टीरियाज हैं ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं ये एक तरीके की बीमारी कॉज करते हैं उन बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी सरफेस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। एंड वी नो जब भी हमारे पास कोई भी तरीके का ग्रुपिंग या फिर कुछ भी चीजें बनाई जाती हैं वो उनके इवोल्यूशनरी स्टडी मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के हिसाब से बनाई जाती है, कि भाई जिनका जिस हिसाब से प्रीवियस जो रख रहा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उस बेसिस पर उन्हें एक ग्रुप में आप ऐड कर दो। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फिर से कुछ आ जाता है, मैच द फाइलम, तो वी हैव सम फाइलम विद देयर मोटिलिटी अपेंडेजेस, मतलब वो किसकी हेल्प से मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो यहाँ पर उसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, आर्कियोजोआ, आर्कीजोआ वो यहाँ पर पीलाए, सीलिया, सूडोपोड्स या फिम्ब्राई या फ्लैजिला किसको यूज कर रहा है। अगर हम देखें आर्कीजोआ, अमीबोजोआ, ये सब हमारे किन की बात हो रही है बेटा, ये सब हमारे कौन से मेंबर्स हैं, ये सब प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोन्स की बात हो रही है। प्रोटोजोन्स भी मैं आपको यहाँ पर करवा देती हूँ, ठीक है। तो उसमें आर्कीजोआ हमारा किसके साथ गया था बेटा, आर्कीजोआ जो गया था वो हमारा पिलाए के साथ गया था, सॉरी आर्कीजोआ जो गया था वो फ्लैजिला के साथ गया था, उसके पास जो मूव करने के लिए स्ट्रक्चर था वो क्या था, फ्लैजिला था। तो पी के साथ 1 होना चाहिए, पी के साथ 1 होना चाहिए, इसमें है इसमें भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 से ही हमारा हो गया, पी के साथ 1 हो गया। क्यू के साथ 3 होता है, दैट इज अमीबोजोआ सूडोपोड्स का यूज करता है, सूडोपोड अमीबा सूडोपोडिया ही तो बनाता है ना, तो सूडोपोड्स ऐसे भी तो निकाल सकते थे, क्यू के साथ 3 करके भी निकाल सकते हो भाई, और किसी ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी कर सकते थे। फिर है आपको सीलियोफोरा, सीलियोफोरा तो सबसे इजी है, देखो नाम में ही सीलियो आ रहा है, नाम में ही ये आ रहा है, तो ये तो आंसर आर के साथ 4 हो जाएगा, आर के साथ 4 हो जाएगा। एस के साथ एपिकोम्पेलेक्सा जो है वो आपका फिर से क्या यूज कर रहा है बेटा, 1, मतलब फ्लैजिला, ये भी आपका 1 यूज कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर किसी और ऐसा नहीं है, आपको नॉलेज आपने देखो यहाँ पर अगर स्मार्टली सोचते अमीबा, अमीबा तो सूडोपोडिया यूज करता है, उस हिसाब से भी निकाल सकते थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कोकस इज, मतलब आपका जो कोकस शेप्ड होता है वो स्फेरिकल होता है, उसका जो रेडियस है वो बताया गया है, वो कितना है 0.8 माइक्रोमीटर, एंड द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना होगा, ये कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, सोचो फटाफट से और फिर बताइए। चलिए देखते हैं, अब हमसे यहाँ पर सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम का पूछा और हमें दिया क्या गया है बेटा, सिर्फ रेडियस, मतलब हमें यहाँ पर गिवन वैल्यू है रेडियस विच इज योर 0.8 माइक्रोमीटर, और आपसे यहाँ पर इस स्फेरिकल शेप्ड का सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है,
सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे देखो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर क्यूब, अगर हम स्फेरिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो, ठीक है, 4 पाई आर क्यूब। वैसे ही अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये पूछा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो आ रहा है वो इसमें डाल दीजिए, सरफेस एरिया है 4 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज कॉमन है उन्हें कट कर दें, ये पूरा ही कट हो जाएगा। तो आंसर जो आ रहा है अगर हम यहाँ पर देखें एक और चीज, ये क्या है, एरिया है ना तो पाई आर स्क्वायर होगा और वॉल्यूम में 3 होगा, बस ये डिफरेंस था। दैट इज सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब। और इन्हें आप कट करोगे तो 4 से 4, पाई से पाई, आर 2 बार थे, इधर 3 बार है, तो डिवाइड में क्या बचेगा 1 नहीं ऐसे नहीं, 1 दिस आर, क्योंकि ये नीचे की तरफ 3 है, विच इज 3 जो है ऊपर चला जाता है तो 3/r हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3/r है, दैट इज आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, 3/r की वैल्यू डालो 0.8। अब इन्हें सॉल्व कर दो, थ्री 3.7 समथिंग आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एनएटी का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके पास। मोस्ट वायरल कैप्सिड्स हैव, जो मैक्सिमम वायरस के जो कैप्सिड स्ट्रक्चर्स हैं, हमें पता है अलग अलग शेप अलग अलग सिमेट्री के वायरस के कैप्सिड्स हो सकते हैं। किसी के पास आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है स्ट्रक्चर, किसी के पास आइकोसाहेड्रल जैसा दिखाई देता है, किसी के पास हेलिकल दिखाई देता है। तो उन बेसिस पे कह रहे हैं जो मोस्टली है वो किस तरीके के कैप्सिड को अपने पास रखते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। कितने फेसेस का कैप्सिड होगा, सोचिए और बताइए। तो देखो मोस्ट की बात करें, मोस्ट वायरल जो कैप्सिड्स होते हैं वो आइकोसाहेड्रल होते हैं, आइकोसाहेड्रल होते हैं। और आइकोसाहेड्रल में कितने अगर आप देखें ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं ना यहाँ पर कितने, तो लगभग आपको यहाँ पर 20 ट्रायंगुलर फेसेस दिखाई देते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से तो ऐसे ट्रायंगुलर बना बना के ही करते हैं ना, कि भाई ये कुछ शेप इस प्रकार से आ रही है, फिर ये ऐसे आ रही है, तो ये क्या है, ये इस तरीके से आपकी अलग अलग जो है इस तरीके से ये आपकी शेप बनती है। तो ये जो इसमें बहुत सारे कितने ट्राइंगल्स हैं, ऐसे कर करके ऐसे 20 ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the concentration of sodium chloride in the cytoplasm of the Halobacterium was found to be 250 nanogram per ml. Molarity of sodium chloride is, तो यहाँ पर मोलैरिटी का क्वेश्चन आ गया है। देखो NaT लेने के लिए कुछ भी क्वेश्चन डाला है ना, मोलैरिटी आपसे पूछ ली गई है इन कैपिटल M। तो फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी का, याद करेंगे, मोलैरिटी, एक मोलैरिटी होती है एक मोलैलिटी होती है। चलिए देखते हैं, देखो मोलैरिटी जब आपसे पूछती है तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लेकर क्या लेती है बेटा, आपका वेट लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज जो भी आपकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की ग्राम्स पर लीटर में लेते हैं हम उसको, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूट जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl कितना है 250 है, ठीक है। वैसे ही नीचे की तरफ आप क्या लेते हो, टोटल जो आपका मोलिकुलर वेट आ रहा है वो,
तो यहाँ पर जो भी आपको गिवन है चीजें वो लिखनी शुरू करते हैं। तो हमें जो कंसेंट्रेशन दी गई है वो क्या है, वो 250 दी गई है, वो भी Ng डिवाइडेड बाय NL, जिसे आप कन्वर्ट करते हो ग्राम और लीटर में तो भी कितनी वैल्यू है बेटा, सेम। तो कंसेंट्रेशन ये हो गया। उसके अलावा और क्या दिया गया है, हाँ, मोलिकुलर वेट ना सोडियम क्लोराइड का, तो वैल्यूज डाल दो। सोडियम की वैल्यू जैसे कितनी है हमारे पास 23 समथिंग, 35.5 क्लोराइड की होती है, प्लस कर दो 58.5 ग्राम पर मोल हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज आप अपने इस फॉर्मूले में डाल दो, दैट इज 58.5। इसे सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, लगभग 4.27 आएगा। ठीक है, इसे आप 4.3 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आंसर वही आएगा। ठीक है, ये आपका NAT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक तरफ कॉलम ए है, मैच द ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप 1 विद द शेप, अपनी शेप्स के साथ, एंड फ्लैजिला, उनके पास किस तरीके का फ्लैजिला है भी या नहीं है उस हिसाब से। तो जैसे अगर साल्मोनेला टाइफी है तो वो किस शेप का होता है, ओवल शेप है, कर्व है, रोड है, हेलिकल है, और इस यहाँ पर वो किस तरीके के ऊपर, उसके ऊपर सरफेस पे जो स्ट्रक्चर्स हैं मोटिलिटी के, वो है भी या नहीं है, नॉन मोटाइल तो नहीं है, ये सब पूछ रहा है। अच्छा देखो, विब्रियो कोलेरा की बात करें तो नाम में ही विब्रियो आ रहा है, दैट मीन्स ये तो कोमा शेप्ड है। तो यहाँ पर ये हेलिकल, हेलेक्स मतलब ऐसे ऐसे हेलिकल वाला है नहीं, रोड शेप्ड है नहीं, ये कर्व्ड रोड बोल सकते हैं थोड़ा सा, ओवल शेप्ड भी नहीं है, ओवल। ठीक है, तो कर्व्ड रोड बोल सकते हैं, मतलब एस के साथ 3 जा सकता है ना, एस के साथ 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, और कहीं पे एस के साथ 1 दिया, 1 मतलब हेलिकल, नहीं नहीं नहीं, एस के साथ 4 दिया, ओवल, नहीं 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 नहीं। अरे इसमें तो एक ही ऑप्शन से हो गया हमारा, ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यहाँ पर क्या जा रहा है, एस के साथ 3 और 3 के साथ क्या आ गया बेटा, 4, दैट इज ये पोलर, वन एंड पे, मतलब इस तरीके से है। अगर हमारा ये था ना बैक्टीरिया, तो इसके वन एंड पे इस तरीके से आपका क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए पोलर कहा गया, हो गया एक सी। नेक्स्ट, साल्मोनेला टाइफी की बात करें तो ये आपका रोड शेप्ड होता है, किस तरीके का है बेटा, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये पेरीट्राइकस होता है। पेरीट्राइकस का मतलब याद है ना, पूरे पेरीफ्री पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अगला है एक्वास्पाइरिलियम, स्पाइरिलियम जो होता है स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल मतलब हेलिकल, दैट इज आर के साथ 1, यस आर के साथ 1 होएगा, हेलिकल शेप्ड है। उसके साथ साथ ये कैसा है, एम्फीट्राइकस होता है, या तो इधर या तो दूसरी तरफ। उसके अलावा बचा कौन बेटा, आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, दैट इज क्यू, क्यू के साथ क्या जा रहा है 4, ओवल शेप्ड होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई, और ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं करता, इसके पास फ्लैजिला वगैरह नहीं है। तो बेसिक नॉलेज से भी क्वेश्चंस तो हो सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, द क्लासिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टेक्सोनॉमिक हिरार्की ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर में लगाना है बस, कि फैमिली कब आती है, और जो भी हिरार्की आपकी टेक्सोनॉमिकल उस वे में इसको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले स्पीशीज होता है, फिर जीनस होता है, जीनस स्पीशीज तो नहीं होता। असेंडिंग ऑर्डर होता है नीचे से बड़े की तरफ, है ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना इज अ असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं, पहले फैमिली, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी बचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट,
माइक्रोब्स दैट हैव देयर, इसमें मैं हेडिंग डाल देती हूँ दैट ये क्वेश्चन किसके हैं, सेम माइक्रोबियल टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी। माइक्रोब्स दैट हैव देयर ऑप्टिमल ग्रोथ रेट नियर 15%, मतलब जिसकी ग्रोथ रेट लगभग 15% पे है, बट कैन स्टिल ग्रो एट योर 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पर भी ये ग्रो कर सकता है। मतलब ऑप्टिमम 15 डिग्री में अच्छा ग्रोथ करता है, लेकिन 0 से 20 के बीच में ये ग्रोथ दिखा सकता है। क्या ये साइक्रोट्रॉफ है, साइक्रोफाइल्स है, साइक्रोटॉलरेंट है, या फिर ये मीजोफाइल्स है? अब आप इसे यहाँ पर क्या आंसर देंगे? देखो मीजोफाइल जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, जैसे 25 से 30 35 जो होता है, तो ये तो नहीं होगा। उसके अलावा तीनों में साइक्रो वर्ड आते हैं, दैट मीन साइक्रो वाले जो होते हैं वो हमने पढ़ा भी था, लो टेम्परेचर की बात करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है। साइक्रो टॉलरेंट नहीं होंगे, क्योंकि जो टॉलरेट करते हैं उनकी ऐसी एक रेंज नहीं होगी, ठीक है, वो टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि उसे, तो वो तो कोई मेंबर है ही नहीं। साइक्रोट्रॉफ या फिर साइक्रोफाइल्स, तो ये होते हैं साइक्रोफाइल्स, ठीक है, साइक्रोफाइल्स होते हैं। साइक्रोफाइल्स जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी ग्रोथ कर जाते हैं, लेकिन इनकी जो रेंज है वो लगभग 7 से 15 डिग्री सेल्सियस की ऑप्टिमम की रेंज होती है। तो ये है आपका क्या है, साइक्रोफाइल्स है। चलिए, यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन। कि हम देखो, अगर हम क्लासिफिकेशन के नाम से देखें तो हम यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि हमारे पास 5 किंगडम थे, है ना, 5 किंगडम थे। 5 किंगडम में देखें तो हमारे पास, हम उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है आपके प्रोकैरियोट्स एंड अनदर वी हैव यूकैरियोट्स। एक है प्रोकैरियोट्स और एक है हमारे पास यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो मेंबर्स हैं 2000 यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर मेंबर में यहाँ पर जो आ रहा है वो है मोनेरा। तो मोनेरा तो यूनिसेलुलर है, लेकिन ये यूक्रियोटिक तो नहीं दिख रहा, ये प्रोक्रियोटिक दिख रहा है। और यूक्रियोट्स की बात करें, इसमें 2 तरीके के ग्रुप्स में मेंबर्स आ रहे हैं। एक है हमारे पास प्रोटिस्टा जो हमारे यूनिसेलुलर हैं, और जो हमारे यहाँ पर बाकी के तीनों हैं, जैसे फंजाई, जैसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स, ये हमारे तीनों के तीनों कैसे हैं बेटा, मल्टी सेलुलर। क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है उसमें उन्होंने यूनिसेलुलर पूछा है, दैट इज ये यूनिसेलुलर, और यूक्रियोटिक पूछा है, दैट इज प्रोटिस्टा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा डायरेक्ट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टीमोर का नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसे फटाफट से देखिए, पढ़ा हुआ है हमने ये भी। जो बाल्टीमोर साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पर वायरस की जो क्लासिफिकेशन है ना उसमें हेल्प करी थी, वो भी देखकर कि वो सेंट्रल डोगमा को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, जब यहाँ पर डीएनए से रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, उससे बनता है एमआरएनए, और उससे अगला स्टेप होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये किस प्रकार से हो रहा है वायरसेस में, उस बेसिस पर बाल्टीमोर ने क्लासिफिकेशन दी थी, वायरस को अलग अलग फॉर्म्स में क्लासीफाई किया था। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन उनके रिसेप्टर्स को देखकर नहीं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं, प्रोटीन नहीं, सिंथेसिस कैसे हो रहा है यहाँ पर एमआरएनए वगैरह का, वो देखकर, तो यस, तो यहाँ पर हम सिंथेसिस की ही बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाना था स्टूडेंट्स, बी आ जाना था। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एनालिसिस करो डीएनए सीक्वेंसेस की, सजेस्ट दैट यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम प्राइमरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कि यूकैरियोट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से आया है। दैट मीन्स एक वो थ्योरी थी ना, याद करो, जिसमें हमने पढ़ा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है या जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं जिसे हम, कि वो माइक्रोब से आए हैं। तो वो कौन से माइक्रोब से आए हैं, वो यही पूछना चाह रहा है आपसे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या वो फंजाई से आया था, फंजाई के अंदर, या प्रोटोजोआ के अंदर, या एल्गी? तो हमें पता है वो बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि सारे स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स बैक्टीरिया जैसे होते हैं। जैसे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर दो ही चीजें इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो डबल स्ट्रैंडेड क्लोज सर्कुलर डीएनए है, वैसा ही डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं, दोनों की दोनों डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, दोनों की दोनों। वैसे ही आपका स्ट्रक्चर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बना हुआ है, किसका बेटा? बैक्टीरिया का। वैसे ही इनके पास अपने खुद के राइबोसोम होते हैं 70S टाइप, इनके पास भी अपने राइबोसोम होते हैं 70S टाइप। तो यहाँ पर ये फीचर्स इतने ज्यादा मैच करते हैं किसके साथ बेटा? बैक्टीरिया के साथ। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज नॉट येट बीन एडॉप्टेड फॉर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन चारों में से किसके लिए अभी तक एडेप्ट जो है वो नहीं करी गई है? बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए, वायरस के लिए, या प्रोटोजोआ के लिए? देखो वायरस का नाम लिखते हो आप लोग तो जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाe, तो आप दो नाम लिख रहे हो, जीनस स्पीशीज, बाइनोमियल है, दो है बिल्कुल। बैक्टीरिया एस्केरिया कोलाई लिखते हैं इसके लिए भी, तो ये तो अडेप्टेड है ना इनके लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। यहाँ पर नोट पूछा है बाइनोमियल मतलब जिसके लिए आप अपना जीनस भी लिख रहे हो और उसके लिए उसका स्पीशीज भी मैटर कर रहा है। प्रोटोजोन्स लिखते हैं, जैसे अगर आप देखें अमीबा, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो एंट अमीबा भी लिखा, हिस्टोलिटिका भी लिखा, जीनस और स्पीशीज मेंशन कर रहे हैं, लेकिन वायरसेस में नहीं करते। स्मॉल पॉक्स लिख दिया तो लिख दिया, मम्स लिख दिया तो लिख दिया, है ना। वैसे ही HIV की बात करें या फिर आप हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात करें, तो कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो वायरसेस के लिए इट इज नॉट दैट मच एक्सेप्टेड कि भाई यहाँ पर आपको एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लेकर चलना ही है। ये आपका पूरा का पूरा इस पे फॉलो अभी तक नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्यूमुलेटिंग एविडेंसेस सजेस्ट दैट, जो डोमेन है आर्किया, ये ज्यादा आपका रिलेटेड है यूक्रियोट्स की तरफ देन टू द डोमेन बैक्टीरिया। अगर आप इस लाइन को देखो तो इस लाइन को देखकर एक डायग्राम भी बना सकते हो। अगर ये हमारा पूर्वज है, एंसिस्टर है, वहां से अगर डोमेन्स बनने शुरू हुए तो यहाँ पर आपके दो डोमेन इस तरीके से बने, जिसमें एक यूकैरिया आ रहा है और एक आर्किया आ रहा है, और एक अलग से जो आ रहा है वो है बैक्टीरिया। ये डोमेन मैंने तीन इस तरीके से क्यों लिखे? क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में यही तो कहा है कि यूक्रियोट्स और आर्किया ये दोनों डोमेन्स आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, ज्यादा पास पास है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया इनसे दूर ही हो चुका है पहले से। आपका इससे इस तरीके का एक क्वेश्चन इसी डायग्राम से 2025 में एक आया भी था, तो इसीलिए ऐसी चीजों को आपको याद रखना है इवन विद डायग्राम, कि भाई यहाँ पर हाँ क्या किसके साथ ज्यादा वो मैच कर रहा है। तो वो चीज अगर आपको पहले से दिमाग में पता होती तो आप ये क्वेश्चन आराम से, अगर डायग्राम भी आता तो पता कर सकते थे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शेयर्ड बिटवीन यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियो और आर्किया? आर्किया और यूक्रियोट्स में कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉमन है? शेयर्ड पूछा है ना, कॉमन बतानी है। सोचो एक बार फटाफट से, देखो इसे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। प्रोटीन की बायोजेनेसिस मतलब प्रोटीन जो बन रहा है वो यूक्रियोट्स में और प्रोक्रियोट्स में लगभग एक तरीके से बनता है। ओके, प्रेजेंस ऑफ द स्टीरोल कंटेनिंग मेम्ब्रेन, जो स्टीरोल है वो यहाँ पर दोनों में सेम जैसा प्रेजेंट है, चाहे वो आर्किया हो चाहे फिर वो आपका क्या हो यूक्रियोट्स। ओके, राइबोसोम्स
सब यूनिट का जो स्ट्रक्चर है, राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो यहाँ पर लगभग सेम है। ओके, S1 यहाँ पर क्या कह रहा है, एडेप्टेशन टू द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन, दोनों के लिए मैच कर रही है। देखो नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बोल भी सकते हैं बट नॉट कंप्लीटली, कि हम इतना ज़्यादा एडवर्स कंडीशन पे जाके एक्सट्रीम सोल्ट कंसंट्रेशन पे रह ले, ऐसा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। या फिर हम बोल सकते हैं हम ऐसी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो एस हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए जो इसमें और इसमें दिया हुआ है। उसके बाद फैटी एसिड विद एस्टर लिंकेज, नहीं एस्टर नहीं, हमारे अंदर जो होता है वो ईथर एस्टर लिंकेज होता है एक जगह, और एक जगह आप जैसे अगर हम देखें बैक्टीरिया, आर्किया और यूक्रिया, ये जो एस्टर लिंकेज वाला पॉइंट है ये बैक्टीरिया का और यूक्रिया का मैच करता है, आर्किया के साथ मैच नहीं करता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, भाई जल्दी से बताओ। ठीक है, हमारे पास कैसा है एस्टर, इनके पास कैसा होता है ईथर, तो यहाँ पर ये तो ईथर लेके बैठे हैं, हम एस्टर लेके बैठे, तो हमारा ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो टी ऑप्शन यहाँ आ रहा है, इसे भी हटाओ। बचा गया ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स यूक्रियोट्स में और आर्किया में जो चीज मैच कर रही है वो है उनके प्रोटीन बनाने का तरीका और उनके राइबोसोम का पार्ट, और कोई चीज यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। वैसे ही एक और क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स selected those that are the most appropriate for the archaea, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट, दैट मीन्स आपको लग सकता है यहाँ पर और भी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या सही है। जैसे पहला, पेप्टाइडोग्लाइकेन यहाँ पर जो होता है उसमें म्यूरामिक एसिड है और डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, ये तो नॉर्मल था, क्योंकि इनके पास तो ये तो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन्स कहलाती है ना, इनकी सेल वॉल जो बनी है वो स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है, तो नॉर्मल म्यूरामिक एसिड कैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये तो पी स्टेटमेंट गड़बड़ है। पी जहां पर है हम उन्हें हटाते हैं, बचे क्या, दो ऑप्शन। चलो, लॉन्ग चेन यहां पर जो है अल्कोहल की वो ब्रांच्ड है, ग्लिसरॉल से देखो लिखा है ना यहाँ ईथर बॉन्ड से जुड़ी हुई है, तो ये वाला पॉइंट इसका सही था, तभी इन दोनों ऑप्शंस में क्यू है। इसके अलावा इन दोनों ही ऑप्शन में एस भी है, जो देख लेते हैं, एस यहाँ पर सही होगा कि ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पर डिप्थेरियन टॉक्सिन से थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब डिप्थेरिया टॉक्सिन यहाँ पर इनको अफेक्ट भी कर सकता है। आर की बात करते हैं, आर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है जो इनिशिएट कर रहा है न्यू चेन को बनाने के लिए वो एन फोरमाइल मिथ्योनिन है, तो यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है आर स्टेटमेंट वो कैसा है बच्चों, गलत है, क्योंकि एन फोरमाइल मिथ्योनिन किसके अंदर प्रेजेंट था, प्रोकैरियोट्स मतलब सॉरी बैक्टीरिया के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा देख कर आए हैं, ये भी लगभग वैसा है। अगर इसमें देखें तो स्पीशीज, जीनस मतलब करेक्ट टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पूछी गई है। अगर ना याद हो तो अभी अभी एक पीछे हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें यही तो आया था कि भाई एक हायरार्की जो है आपको यहाँ पर निकालनी है। ये देखो, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, क्या है बेटा, स्पीशीज है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है और फिर क्लास है। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड देन क्लास, तो वही यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, देन लास्ट वन इज डोमेन, जैसे डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, डोमेन यूकैरिया, तो वो यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, water balance in the extreme halophiles such as halobacterium is maintained by the cell surface glycoprotein consisting of, तो यहाँ पर कह रहे हैं देखो ये जो मेरा बैक्टीरिया है इसे मैं क्या नाम दे रही हूँ कि ये मेरा हेलोबैक्टीरियम है, और हेलोबैक्टीरियम वो है जो हेलोफाइल्स मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है
जिसके यहाँ पर आपका सॉल्यूशन के अंदर सोल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर भी है, सोल्ट भी है और सोल्ट यहाँ पर ज़्यादा है। कह रहा है इनके सरफेस पे, ऐसे हेलोबैक्टीरियम के सरफेस पे कुछ यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन जो है प्रेजेंट है। वो पूछ रहा है वो ग्लाइकोप्रोटीन किससे बना होगा, किस तरीके के अमाइनो एसिड से बना होगा ऐसे इन्वायरमेंट में रहने के लिए। सोचो फटाफट से। जैसे सोल्ट की बात करें तो सोल्ट हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, दैट मीन्स हमारे पास चार्ज्ड वाला स्ट्रक्चर है। अगर हेलोबैक्टीरियम ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है तो वी नो लाइक डिजोल्व्स लाइक, कोई भी अपने जैसा अपने अंदर में घोलने के लिए पसंद करेगा, उसे अपने जैसी इन्वायरमेंट में रखने में पसंद करेगा। तो ये अगर एक पोलर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर एक पोलर वाले ही अमाइनो एसिड जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। उस हिसाब से सोचिए और आंसर बताइए। जैसे ग्लाइसिन की बात करें बेटा, ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन तो चार्ज्ड वाला नहीं है, ग्लाइसिन तो चार्ज्ड वाला नहीं है, पहले तो यही हटा दो, ठीक है, यही हटा दो। उसके बाद इन दोनों को देखते हैं, एस्पार्टेट मतलब एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामेट मतलब ग्लूटामिक एसिड, मतलब ये दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं। और लाइसिन और हिस्टिडीन दोनों के दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है। दैट मीन्स अब देखो चार्ज में भी अब आपको ये पता करना है कि वो यहाँ पॉजिटिवली चार्ज आएंगे या नेगेटिवली, क्योंकि बेसिक वाले होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एसिडिक वाले होते हैं नेगेटिवली चार्ज। सोचिए अब इसके बेसिस पर सोचिए, देखो यही तो है। ऐसे ही तो क्वेश्चन अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने ये वाला पॉइंट तो बताया ही नहीं, मैम ने ये चीज़ तो समझाई ही नहीं। बेटा ये मैं नहीं समझाऊंगी, ये चीज़ आप कहाँ पढ़ते हो बताओ? अपने अमाइनो एसिड का फीचर, प्रोटीन का फीचर, ये आप अपने बायोमोलिक्यूल्स बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो, जहाँ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स और वो किस तरीके के एरिया में रहना पसंद करेगा, या एक ऐसा प्रोटीन जिनके सरफेस पे चार्ज हो, मतलब ये सारे फीचर्स और इनकी बातें आप अपनी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ना कि यहाँ पे आप माइक्रोबायोलॉजी में। बट उनका कॉन्सेप्ट उठा के यहाँ पर पूछ लिया जाता है, तो कॉन्सेप्ट पूछा है तो आप कॉन्सेप्ट कहीं और से उठा के यहाँ पर लगाओ, तो वही चीज यहाँ पर लगानी है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। बताइए अब आपका काम है इसे समझाने का। चलो देखो यहाँ पर जो हेलोबैक्टीरियम है, हालांकि यहाँ पर सॉल्ट वगैरह काफी ज्यादा है, वाटर बैलेंस एक्सट्रीम हेलोफाइट सच एज दिस मेंटेन बाय द सेल सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो मेनली जिस कंसंट्रेशन या जिस इन्वायरमेंट में जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस पे रह सकते हैं ऐसे पोलर या चार्ज स्ट्रक्चर में, वो होते हैं हमारे बेसिक। दैट इज यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन के सरफेस पे लगभग हमारे पास प्रोटीन, मतलब हेलोबैक्टीरियम के सरफेस पे प्रोटीन पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। अंदर की तरफ अगर हमसे पूछा जाता है ना कि इसके अंदर जो प्रोटीन मिल रहा है वहां बेटा नेगेटिव एसिडिक इन्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, सरफेस पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि बाहर आपका कैसा है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज चीजें देखने को ज्यादा मिलती है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, Nocardia species are not amenable to the classical method of gram staining due to the presence of ग्राम स्टेनिंग। जब प्रोसेस हम करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे से। ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं उसके अंदर जो सेल वॉल है वो काफी थिक होती है और ग्राम नेगेटिव में वही सेल वॉल थिन देखने को मिलती है। यहाँ पर ये कह रहा है जब आप नोकार्डिया के मेंबर्स को, नोकार्डिया की स्पीशीज को ग्राम स्टेनिंग में ले जाते हो तो वो कोई ऐसा हमें रिजल्ट नहीं दिखाता जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सके कि वो एक ग्राम पॉजिटिव था या वो एक ग्राम नेगेटिव है। दैट मीन्स नोकार्डिया को मैं ग्राम स्टेनिंग से डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्यों, क्या ऐसा उसके पास है या क्या ऐसी चीज की उसके पास कमी है जिससे हम उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं? सोचो ये कौन सी स्टेनिंग में जाता है और क्यों जाता है, उसी हिसाब से सोचो। ये पढ़ाया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है।
एक मिनट, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना बेटा, इसका जो आंसर है वो है एस्पार्टेट वाला, ठीक है, एस्पार्टेट वाला है, क्योंकि आंसर की में शायद गलत आंसर था। तो इसको अगर अगर आपके पास जो आंसर किया उसमें अगर कुछ और आंसर हो तो ठीक करना। इसका आंसर जो है वो है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट वाला आंसर, ठीक है। हालांकि दोनों चार्ज्ड हैं, होने को लगभग दोनों हो सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे चार्ज्ड चीजें होनी चाहिए। पोलर पोलर में मिक्स होता है, पोलर में पॉजिटिव भी होता है, पोलर में नेगेटिव भी। लेकिन एक मोस्ट करेक्ट की तरफ जाए तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा एसिडिक वाले, क्योंकि वो यहाँ पर अच्छे से जो है वो मिक्स हो सकते हैं हेलोबैक्टीरियम के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डी ऑप्शन पे ध्यान रखना। चलिए नोकार्डिया स्पीशीज की बात करें, नोकार्डिया हो गया, और एक और हमारे पास है दूसरा नाम माइकोबैक्टीरियम, नॉट माइकोप्लाज्मा, दिस इज माइकोबैक्टीरियम। ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों एसिड फास्ट बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि ये एसिड फास्ट स्टेनिंग में जाते हैं। और एसिड फास्ट स्टेनिंग में ये क्यों गए हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको माइकोलिक एसिड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है बेटा, माइकोलिक एसिड देखने को मिल रहा है। माइकोलिक एसिड जो होता है वो एक हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी ब्रांचिंग्स दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आपकी जो एसिड फास्ट का जो स्टेन है, जिसे हम ज़ेहिल नेल्सन स्टेन कहते हैं, उस स्टेन को ये यहाँ पर क्या करता है बेटा, एब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखें कि किसकी वजह से नोकार्डिया नहीं जा रहा है ग्राम पॉजिटिव ग्राम उसमें, तो वो माइकोलिक एसिड की प्रेजेंस है। थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन तो ग्राम पॉजिटिव में भी है, और एन एसिटाइल म्यूब्रामिक एसिड दैट इज नैम वगैरह तो होते ही हैं। तो बचा गया बेटा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर मोस्ट करेक्ट है। चलिए ये क्या है, मोड ऑफ सेल डिवीजन। ये यहाँ पर आपको करेक्ट मोड के साथ मैचिंग करनी है। 4 बैक्टीरिया हैं PQRS में, आपको उनका मोड ऑफ डिवीजन बताना है कि ये चारों किस तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए और फिर आंसर देना शुरू करेंगे सभी लोग।
चलिए इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या समझाने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो मोड ऑफ एक्शन, ये डायग्राम क्या दे रहा है इसको समझते हैं। यहाँ पर जो आपको पहला डायग्राम दिख रहा है ये है आपका नॉर्मल सेल। इस सेल के बीच में इस तरीके से लाइन आपकी जा रही है, दैट इज सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है ताकि ये सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, दिस मोड ऑफ एक्शन जो सेल डिवीजन है इसे हम बाइनरी फिजन कह सकते हैं, क्योंकि एक से दो सेल बन के रेडी हो चुके हैं। दिस इज बाइनरी फिजन, सिंपल। उसके बाद अगले वाले में देखो, ये आपका सेल है। इस सेल में एक छोटा सा ये क्या बन के रेडी हुआ है बच्चा, बड बन के रेडी हुआ है। ये बड थोड़ा सा ग्रो हुआ है और यहाँ पर वो बड सेपरेट हो चुका है। दैट इज ये जो सेकंड मोड है, दिस इज टेलिंग अबाउट द बडिंग प्रोसेस। ये किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों, बडिंग प्रोसेस के बारे में। थर्ड वन के पास देखो, यहाँ पर आपका एक बड़ा सा पूरा एक स्ट्रक्चर था जिससे सीधे तीन टुकड़े हो गए। टुकड़ा मतलब फ्रेगमेंट्स होना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्ट में दिखाने की कोशिश करी गई है वो बताया गया है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को। और चौथे पार्ट की बात करें, यहाँ पर देखो इसकी टिप के ऊपर इस तरीके से स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स बन के रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ वन है, यहाँ पर थोड़े से स्पोर्स रेडी हो रहे हैं जिसे आप क्या कह सकते हैं। उसके अलावा कोनिडिया, कोनिडिया याद आ रहा है, जो सरफेस पे होते हैं वो यहाँ पर बन के रेडी हो रहे हैं। तो इनका मोड ऑफ एक्शन इनके किसके साथ मैच कर रहा है। जैसे अगर मैं स्ट्रिप्टोमाइसिस की स्पीशीज की बात करूं तो ये यहाँ पर बच्चा कोनिडिया वगैरह अपने सरफेस पे बनाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर पी के साथ क्या जा रहा है, 4, पी के साथ 2, पी के साथ 2, 1 नहीं, पी के साथ 4, मतलब ये वाला आंसर होगा। तो क्यू के साथ 2 आ रहा है। क्यू मतलब रोडो जो स्यूडोमोनास है उसके साथ क्या आ रहा है बेटा, 2। दैट इज ये बडिंग करके अपना सेल डिवीजन करता है। उसके अलावा आर के साथ 1 आ रहा है। बैसिलस सबटिलिस जो करता है ये हमारा बाइनरी फिजन जो है वो कर रहा है। और एस के साथ 3 हो जाएगा, दैट इज ये आपका फ्रेगमेंटेशन जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, तो उसके बारे में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, किस मैथड को यूज कर सकते हैं।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या आप उसके न्यूक्लिक एसिड के साथ कोई हाइब्रिडाइजेशन करोगे, या फिर उसके साथ सदन ब्लॉटिंग करेंगे, ये भी डीएनए की ही बात कर रहा है, या फिर उसके डीएनए में ये चेक करोगे कि कितना जीसी वगैरह है। तो और लास्ट वन है 16S, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 16S की आरआरएनए जो सीक्वेंसिंग है उसको जानना कि वो कैसा दिख रहा है, उससे हम बैक्टीरिया है, आर्किया है, ये सब देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। इसमें से कौन सा जीनस आपको इज या आर स्पायरोकीट का मेंबर दिख रहा है? दैट इज, अगर इज और आर आता है ना, समझ जाओ एमएसक्यू क्वेश्चन है। एक से ज्यादा यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? करेक्ट हो सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। देखिए इसे, बताइए। और ओके, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी देख लें क्या, कहीं उसमें ऑप्शन ज्यादा, मतलब वो तो नहीं पूछा? हाँ, मेथड्स एस पूछा है ना, एमएसक्यू है भाई, एमएसक्यू है, एमएसक्यू है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें भी एक से ज्यादा करेक्ट होंगे कि भाई देखो 16S तो 100% है ही है हमारा आंसर। 16S तो 100% है ही है हमारा आंसर। उसके अलावा हम यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड मतलब उसके डीएनए वगैरह की स्टडी कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसका सदन ब्लॉटिंग कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पर 3 आंसर्स ठीक होंगे, एमएसक्यू था ये। वैसे ही यहाँ पर इज और आर है ना, स्पायरोकीट जो स्पायरेला शेप्ड होता है जिसके अंदर से फ्लैजिला जा रहा होता है, वो यहाँ पर चारों में से कौन कौन है? सोचो फटाफट से और आंसर दो। तो यहाँ पर आपके जो 3 नाम आ रहे हैं, एक तो क्या था एग्जाम्पल बेटा? लेप्टोस्पायरा, ट्रिपोनीमा एंड बोरीलिया। तो ये 3 आपके कैसे हैं? जो स्पायरोकीट हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोकाई अगेन इज और आर, कौन सा कोकाई एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ इन वन प्लेन? डिवीजन इन वन प्लेन, एक प्लेन में आप डिवीजन करने वाले हो। सेम प्लेन का मतलब ये है कि 2D में डिवीजन होने वाला है बेसिकली, क्योंकि 2D इज द सेम, एक प्लेन की बात हो रही है। 3D होती है तो यहाँ पर प्लेन्स चेंज हो जाते हैं, है ना, 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 2D डिवाइड या उसके बारे में जो बात कर रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर कोकाई है। स्टिफाइलोकोकस की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर आपका ग्रेप्स जैसी शेप आती है कुछ इस प्रकार से, इस जैसा एक बंडल जैसा, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स जैसा दिखता है। डिप्लोकोकस में 2 सेल आते हैं, स्ट्रिप्टोकोकस में आते हैं लेकिन वो एक लीनियर ऐसे चेन जैसा, रोड जैसा स्ट्रक्चर बनाते चले जाते हैं। और माइक्रोकोकाई कुछ नहीं है, मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, छोटे से स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा है जो वन प्लेन में आ रहा है? तो देखो स्टिफाइलोकोकस के अंदर इस तरीके से बहुत ज्यादा बंच ऑफ ग्रेप्स, कैसा होता है, गुच्छा देखा है ना ग्रेप्स का, जब आप खरीदते हो एक पूरा, तो वो एक 3D स्ट्रक्चर है। तो ये तो इसमें नहीं होगा। 2D बोला है, वन प्लेन का मतलब है 2D होना। तो डिप्लोकोकस में 2 ऐसे बन के आना, इसमें रोड शेप्ड बन के आना। तो लगभग यहाँ पर बी और डी हमारा आंसर जो है वो होगा। क्या होगा बच्चों? बी और डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली मैच द बैक्टीरियल टाइप्स इन कॉलम 1। इधर बैक्टीरियल टाइप्स को इससे मैच करना है कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। हेलोफाइल्स की बात करें, वो हैं जो सोल्ट में रहते हैं। साइक्रोफाइल्स हैं जो रहते हैं ठंडे टेम्परेचर के अंदर। और अभी अभी पीछे देखा भी था कि 0 डिग्री पे बढ़िया रहेंगे, लेकिन ऑप्टिमम रेंज 15 तक बढ़िया होती है। मीजोफाइल जो होते हैं ये नॉर्मल रेंज वाले होते हैं। नॉर्मल रेंज मतलब कहते हैं हम 25 से 30, 35, 40 तक बढ़िया रह सकते हैं। बैरोफाइल्स जो है वो प्रेशर्स के अंदर रहते हैं, मतलब हाई प्रेशर उन्हें मिलता है। तो हेलोफाइल सबसे पहले तो सोल्ट कंसंट्रेशन के साथ मैच कर लेते हैं। एक ही ऑप्शन में नहीं है, एक हटा, चलो एक तो हटा। ठीक है, पीएच वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। 4 किसी आंसर में होना ही नहीं चाहिए। 4 यहाँ पर देखो इस ऑप्शन में, इस वाले में आ रहा है किसी के साथ, पर होना ही नहीं चाहिए क्योंकि पीएच मतलब एसिडोफाइल्स की बात हो जाना, तो वो यहाँ नहीं था। प्रेशर आ रहा है एक ऑप्शन में, दैट इज क्यू के साथ 1, क्यू के साथ इस ऑप्शन में है। बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए बच गया भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर दो।
चलो, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वायरसेस हैं और दूसरी तरफ उनके जेनेटिक मटेरियल है। आपको यहाँ क्या करना है बेटा, इन्हें आपस में मैच करना है कि कौन से बैक्टीरिया के पास किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल। देखो कोरोना वायरस भी आया है, क्योंकि ये होता है ना, आपके आसपास जो बीमारी एक टाइम पे बढ़ती है तो उस पर क्वेश्चन कैसे ना कैसे वो पूछ लेगा, है ना, कुछ क्वेश्चन ना कैसे क्वेश्चन पूछेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, लैम्डा तो हम पढ़ते आए हैं, डबल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मतलब यहाँ एक ऑप्शन, तो पी के साथ 1 होगा, 3 ऑप्शन में पी के साथ 1 है। बैक्टीरियोफाज M13 जो है वो कैसा होगा। अच्छा, कोरोना वायरस जो है वो अभी हम देखते आए हैं वो आरएनए है, वो कहीं से भी 2 के साथ नहीं जाएगा, आर के साथ 2 तो नहीं होना चाहिए, जो इन दोनों ने नहीं दिया, इसने दिया है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों में आर के साथ 3 दिया है तो आर के साथ 3 ही होगा, दैट मीन्स। उसके अलावा बैक्टीरियोफाज M3 का जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए है, वो कैसा होता है, डीएनए होता है, ठीक है, वो आरएनए नहीं है, डीएनए, दैट मीन्स क्यू के साथ 2, इसने मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी एमएसक्यू क्वेश्चन है, अगर एक से ज्यादा इज और आर ऐसे लिखते हैं तो एमएसक्यू की बात हो रही है। चलिए देख के बताइए। चलो देखो, सबसे पहले कहते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरियम जिसका नाम है वॉलबेशिया, ये ह्यूमन पैरासाइट है। बट वॉलबेशिया फ्री लिविंग नहीं होता, ये आपका एक ओब्लिगेट पैरासाइट की तरह काम करता है। अगर ये पैरासाइट है तो ये फ्री लिविंग बैक्टीरियम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, फ्री लिविंग की तरह नहीं रहता है, ये आपके सिम्बायोसिस में रहता है। तो ए ऑप्शन तो गया, ये करेक्ट नहीं है। माइक्सोकोकस ये एक ग्रुप है प्रीडेटरी बैक्टीरिया का जो प्रीडेशन काम करेगा, यस सही बात है, तो ये सही है। डिक्टियोस्टीलियम ये स्लाइम मोल्ड है, सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड है जो सोशल ग्रुप की तरह एग्रीगेट होता है, यस। एक्टिनोमाइसिटीज इन सोइल इज इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द अर्थी ऑर्डर, यस। तो एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं ये आपका जियोस्मिन को प्रोड्यूस करते हैं, जो यहाँ अर्थी जो ऑर्डर आ रही है उसकी वजह से आ रही है, थोड़ी सी ऐसे कि सॉइल फील हो रहा है हमें कि यहाँ पर सॉइल है, मिट्टी की खुशबू जिसे हम कहते हैं वो आना। तो यहाँ पर आंसर में क्या है, 3 ऑप्शन है, क्योंकि ये एमएसक्यू था, दैट इज बी, सी एंड योर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कैसा क्वेश्चन है, एनएटी क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए इसे।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ग्रुपिंग बैक्टीरिया, आप ग्रुप कर रहे हो बैक्टीरिया को यूजिंग द न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी अप्रोच, किसको यूज करके, एक न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी अप्रोच को यूज करके आप ग्रुप्स बना रहे हो बैक्टीरिया के। मैनी कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड फॉर ईच स्ट्रेन। अब आप ग्रुप बनाओगे तो उनके कुछ कैरेक्टर्स देखोगे जिसकी वजह से उन्हें एक ग्रुप में आप रखने वाले हो, तो उनके कैरेक्टर्स वगैरह डिटरमाइन करें। इफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम, अगर सारे कैरेक्टर्स सेम बात हो रहे हैं, सिमिलैरिटीज की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर परसेंटेज सिमिलैरिटी कितनी बोलोगे, 100 की। भाई एक पर्सन और दूसरे पर्सन के सारे कैरेक्टर सेम है तो मतलब 100% सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पर आप दो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को कंपेयर कर रहे हो कि उन्हें सिमिलर ग्रुप में डालें या ना डालें, उनकी कंपैरिजन कर रहे हो। अगर उनका कंपैरिजन किया, उसमें देख रहे हो 72 कैरेक्टर्स सेम हैं और 44 कैरेक्टर्स डिफरेंट है, तो यहाँ पर आप लिखना शुरू करेंगे कि जो हमारे पास सेम कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मेरे पास 72 हैं, और जो मेरे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेरे पास 44 है। तो सेम है हमारे पास 72 और डिफरेंट है इतने, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, परसेंटेज सिमिलैरिटी निकालनी है, मतलब परसेंटेज में निकालना है रिजल्ट। तो यहाँ पर जो परसेंटेज सिमिलैरिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमसे परसेंटेज में रिजल्ट मांग रहा है। चलिए भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ सिमिलर सिमिलर कैरेक्टर्स कितने हैं भाई, हमारे पास 72, लेकिन मेरे पास टोटल कितने हैं, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 116 आ रहा है। इन टू में 100 कर दो। अब इसका आंसर सोचो, फटाफट से निकालो कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे जो आप निकालोगे तो उसका आंसर बेटा डेसिमल में आने वाला है, विच इज योर 62.07%। ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद रखना है, क्योंकि आपका ये एक एनएटी क्वेश्चन था, इसमें आपने दिया है आप यहाँ पर दो डेसिमल प्लेस, डेसिमल से आगे की दो की प्लेसेस आप लिखोगे, तो आपको इसलिए इतना आंसर तो निकालना ही पड़ेगा 62.07। आप ये नहीं कर सकते कि 62 पॉइंट समथिंग 63 नहीं भाई, उसने जितना बोला है उतना लिखना है, उसने दो डेसिमल प्लेसेस की बात करी गई है ना, तो लिखोगे इतना। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका एक एनएटी क्वेश्चन आया हुआ है, इसे फटाफट से करने की कोशिश करिए।
तो द जनरेशन टाइम ऑफ द ई कोलाई इज 30 मिनट्स। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा, लिखना शुरू करते हैं। जनरेशन टाइम वो कितना है, 30 मिनट्स है। फॉर एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कल्चर द इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर टू रीच अ नंबर ऑफ इतना इन 2 आवर्स इज इतना। मतलब आपसे इनिशियल नंबर नहीं पता और टोटल नंबर फाइनल, क्योंकि बोला है ना कितना नंबर पहुंच गया है, 10 की पावर 9 पहुंच गया है। घंटे कितने हैं, टोटल टाइम कितना है, 2 आवर्स है। तो टोटल टाइम है हमारे पास 2 आवर्स। 2 आवर्स में तो हम रहेंगे नहीं, उसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है NT इज इक्वल टू N0.2 टू की पावर n। स्मॉल n के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज योर टोटल टाइम डिवाइडिंग बाय योर जनरेशन टाइम। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, टोटल टाइम इज 120, जनरेशन टाइम इज योर 30। तो n कितना आया बेटा, 4 आ गया। अब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को डालो। NT हमें पता है 10 की पावर 9 है, N0 तो फाइंड आउट करना है, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो, N0 16। जो चीज इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में हो जाएगी। दैट मीन्स आंसर जो आएगा वो पॉइंट में कहीं ना कहीं आएगा। बताइए, देखो इन्होंने पावर तो दी हुई है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पर 10 की पावर 9 है इसे आप ऐसे कर सकते हो ना, 100 इंटू में 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 16, ताकि आप यहाँ पे जब सोल्व करो तो आप इसको सोल्व करो, 10 की पावर ऐसी की ऐसी रह जाए। तो इसे जब सोल्व करोगे तो जो N0 की वैल्यू आ रही है दैट इज समथिंग 6.25। कितनी आ रही है, 6.25। क्लियर। तो राउंड ऑफ 2 डेसिमल बोला है ना, तो 2 डेसिमल का हम इसलिए लिख के चलेंगे। अरे भाई क्लियर हुआ। तो ये जो हमारे आज के क्वेश्चंस थे, हमने यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस आज देखे हैं, ठीक है। 2 टॉपिक के हमने अभी तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये वाला है, ये नहीं किया हमने अभी। हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो कौन कौन से हैं बच्चा, बैक्टीरियल टेक्सोनोमी था और उसके अंदर यहाँ पर आपका क्या था, डाइवर्सिटी था। तो ये 2 हमारे जो टॉपिक हैं इसके हमने क्वेश्चन 2011 से 2025 तक के सारे देख लिए हैं। कितने आए हैं, कैसे आए हैं, किस पैटर्न पे पूछे गए हैं, जिसमें से मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हमने अपने कंटेंट में कवर कर ली थी। कुछ चीजें देखो होती है बेटा जो हर बार एक नई पूछी जाएगी, क्योंकि प्रोक्रियोट्स है ना, बैक्टीरिया है, कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं। लेकिन अगर आपके इसमें हम बोलें कि भाई 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन अगर माइक्रोबायोलॉजी के आते हैं, उसमें से अगर आप यहाँ पर अगर 30 का मैं लेके चलूँ तो आप यहाँ पर एटलीस्ट 20 या फिर 25 लगा के चलो कि मुझे करेक्ट भी करने और वो करके भी आने। क्योंकि देखो NAT का पैटर्न तो रिपीट है, NAT में हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ होती है MSQ को लेकर, क्योंकि वहां पर कभी कभार एक भी सही होता है, लगता है MSQ लेकिन एक भी सही हो सकता है, और कभी कभार चारों भी सही हो सकते हैं। तो इस तरीके के भी आपके क्वेश्चन होते हैं। बाकी MCQ और NAT में गड़बड़ नहीं करनी होती है, ठीक है। चलिए भाई, इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर ऑल्सो।